बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे को लगता है कि मेरे 7 बैंड स्कोर आने थे आइल्स राइटिंग के अंदर, लेकिन जब वो अपना रिजल्ट देखता है तो उसको 6.5 या 6 ही मिलते हैं। तो ऐसी क्या गलतियां बच्चा कर देता है जिसकी वजह से फाइनल एग्जाम के अंदर उसका स्कोर नहीं आता, वो सारी चीजें अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके लिए मैंने एक स्टूडेंट का सैंपल आंसर एवेलुएट किया है इस वीडियो के अंदर। तो उसमें देखेंगे कि बच्चे ने ऐसी क्या माइनर मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से वो फुल बैंड स्कोर नहीं ले पाया। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं कि ऐसी क्या चीजें फॉलो करनी है जिससे आपको राइटिंग के अंदर 7 या 7+ बैंड स्कोर मिलेगा। राइटिंग टास्क 1 की आज हम बात कर रहे हैं। तो 4 क्राइटेरिया जो हैं, फर्स्ट इज टास्क अचीवमेंट एंड सेकंड इज कोहेजन एंड कोहेरेंस, थर्ड इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी एंड द लास्ट वन इज लेक्सिकल रिसोर्सेज। वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर आपको क्या करना है, क्या चीज कवर करनी है ताकि आपका बैंड स्कोर ज्यादा आए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टास्क अचीवमेंट की, तो इसके अंदर आप ध्यान में रखो, एक तो आपका वर्ड काउंट कम नहीं रहना चाहिए और ज्यादा भी नहीं लिखना बहुत ज्यादा, इससे आप अपनी मिस्टेक्स को चेक करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। और सेकंड, इसके अंदर आपने क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को एड्रेस करना है। ग्राफ के अंदर अगर 4 कंट्रीज का डेटा दे रखा है, आप 3 के ऊपर फोकस करते हो, फोर्थ को आप कहीं पे भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते, मिस कर देते हो, देन आपका टास्क अचीवमेंट के अंदर स्कोर अच्छा नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट अगर अपने बात करें कोहेजन एंड कोहेरेंस की, तो इसके अंदर 2 चीजें हैं। कोहेजन का मतलब होता है सीक्वेंसिंग, आपका जुड़ाव कितना है, मतलब मैटर जो है आपका उसके अंदर रीडेबिलिटी कितनी है। पढ़ने वाले को पजल तो नहीं होना पड़ रहा आपकी राइटिंग को पढ़ने के लिए, कि समझने के लिए वो कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। उसको स्टेप बाय स्टेप आपकी इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आपने लिखा है वो इजीली समझ आता जाए, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। सेकंड आता है कोहेरेंस, मतलब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जाना, मतलब जो इंफॉर्मेशन ग्राफ के अंदर डायग्राम के अंदर दिख रही है एग्जैक्टली आपने वो चीज लिखी है। ग्राफ कह रहा है कि ये ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ है, तो ग्रेजुअली डिक्रीज आप शो करोगे, एक चीज दूसरी से ज्यादा है यही चीज शो करोगे, डेटा एग्जैक्टली कितना है वही शो करोगे। अगर आपके डेटा मैच नहीं कर रहे, ग्राफ में ग्रेजुअल डिक्रीज नहीं है, ग्राफ में ग्रेजुअल डिक्रीज के अलावा कोई और पैटर्न फॉलो हो रहा है और आपको नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली ये पैटर्न क्या है, आप आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हो, अगर आप एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रहे, तो क्या करना है आपको कोहेजन एंड कोहेरेंस में स्कोर लेने के लिए? एक तो कनेक्टर्स को यूज करके सीक्वेंसिंग क्रिएट करनी है, फ्लो होना चाहिए आपकी राइटिंग के अंदर। सेकंड, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट होनी चाहिए, आउट ऑफ द टॉपिक आपको नहीं लिखना, मतलब रॉन्ग नहीं लिखना। अब बात करते हैं ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी की। तो रेंज और एक्यूरेसी दोनों टर्म को समझ लो। एक्यूरेसी के अंदर आपका जो सेंटेंसेस हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए एज पर ग्रामेटिकल रूल्स। आपका जो सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है वो सही होना चाहिए, उसमें जो भी वर्ड्स आप यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू ग्रामर, उनकी जो लोकेशन है दैट मस्ट बी एक्यूरेट, और सही प्रपोजिशन, सही आर्टिकल, ये सारी चीजें सही, आपने पंक्चुएशंस यूज करनी है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इनका ध्यान रखना है, सही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सही मेन वर्ब की फॉर्म लगानी है। तो ये सारी चीजें, कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, या फिर आपका ग्रामेटिकल जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, ये सारी चीजें एक्यूरेसी के अंदर आ रही हैं। और सेंटेंस की जो रेंज है, इसका मतलब है कि आप डिफरेंट काइंड के सेंटेंसेस बना पा रहे हो। फॉर एग्जांपल सिंपल सेंटेंसेस जिसमें एक ही आपका सब्जेक्ट और एक वर्ब होगी, फिर आप उसको कंपाउंड बनाते हो कनेक्टर्स यूज करके, एंड, और, बट, वेयर एज, वाइल, इनको यूज करके। फिर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो, तो वहां पे कोई ना कोई दिखना चाहिए आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंडीशनल अगर पॉसिबल हो, राइटिंग टास्क 1 के अंदर कंडीशनल यूज नहीं होते, सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा पैसिव फॉर्म कर सकते हो, पैसिव वॉइस बना सकते हो, जैसे इंडिया स्पेंड $10,000 ऑन समथिंग समथिंग, तो पैसिव बना सकते हो कि $10,000 वर स्पेंड बाय इंडिया ऑन समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो ये वेरिएशन अगर आप क्रिएट करते हो सेंटेंसेस का और एक्यूरेसी के साथ उनको बनाते हो, तो आपको ग्रामर के अंदर अच्छा स्कोर मिलेगा। लास्ट आता है आपका लेक्सिकल रिसोर्सेज। इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि वोकेबुलरी आपको अच्छी प्रोवाइड करनी है। वोकेबुलरी प्रोवाइड करते टाइम क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? आपकी स्पेलिंग्स हैं
वो मस्ट बी एक्यूरेट। इसके अलावा आपका राइट वर्ड ऑन राइट प्लेस अगर आप यूज करते हो तो वोकेबुलरी का फायदा है, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। आपका जो वर्ड है दैट मस्ट फिट इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो फॉर्म होती है, अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपका वर्ड वहां पे फिट हो रहा है और आपकी लेस कॉमन वर्ड्स यूज किए हैं आपने, वर्ड्स की रिपीटेशन को हटाया है। लेकिन जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, उस रिपीटेशन को हटाने के लिए ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं जो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं हो सकता, या उस वर्ड का एग्जैक्टली मीन वो नहीं है जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो ये जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते रहते हैं। अगर ये सारी मिस्टेक स्टूडेंट्स ना करें तो डेफिनेटली स्कोर आता है, लेकिन बच्चे की प्रैक्टिस इस लेवल की नहीं हो पाती कि वो अपनी एक्यूरेसी वाइल कीपिंग इन माइंड द क्राइटेरिया, जितने भी क्राइटेरिया हैं उनको माइंड में रख के अगर वो एक्यूरेसी अपने टास्क के अंदर देते हैं तो डेफिनेटली स्कोर आएगा। आप कोशिश करके देखना। और अभी अपने चलते हैं एक आंसर पे जो बच्चे ने लिखा है, तो इसमें अपने चेक करके मैं आपको फीडबैक दूंगा। मैं भी राइटिंग टास्क के जो एवेल्युएशन है वो प्रोवाइड करता हूँ सर्विस, तो अगर आप करवाना चाहते हो अपना राइटिंग टास्क एवेल्युएट तो आप मेरे जो नंबर्स दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने आंसर पे। तो एक राइटिंग टास्क 1 में एवेल्युएट करूंगा। क्वेश्चन है कि ग्राफ बिलो शोज, जो ग्राफ है वो क्या शो करता है, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द यूके फ्रॉम 1990 टू 2005। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं, हाइड्रो, कोल और सोलर, और टोटल एनर्जी प्रोडक्शन दे रखा है। एंड द यूनिट यूज्ड इज क्वाड्रिलियन ऑफ ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। तो इस यूनिट के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन दे रखा है डिफरेंट सोर्सेज से। तो लेट्स कम टू द आंसर। एक बच्चे ने आंसर तैयार किया है, तो अपने इसको रीड करते हैं और चेक करते हैं। The render line graph illustrates the amount of power generated from different means। देखो यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स हैं, पंक्चुएशंस हैं, उनको गलती करी है। सच एज को जब भी अपने यूज करते हैं बिफोर इसके कॉमा पुट करते हैं, और यहाँ पे सेमीकोलन जो है वो गलत यूज कर रखा है। हाइड्रो, कोल एंड सोलर as well as total power produced in the United Kingdom between this and this। तो यहाँ पे एक क्लियरली एक फुल स्टॉप आएगा लाइन खत्म करने के लिए। और यहाँ पे जब भी अपने टाइम लिख रहे हैं तो टाइम फ्रेज यूज कर सकते हैं, ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 15 years। तो ये ऐड किया जा सकता था। उसके बाद आगे चलते हैं। द ग्राफ इज कैलिब्रेटेड। सो देखो एक मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है बच्चे की। तो ग्राफ कैलिब्रेट नहीं किया हुआ, ग्राफ के अंदर जो डेटा है दैट इज कैलिब्रेटेड। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूरी नहीं लिखी बच्चे ने, क्वाड्रिलियन ही लिखा है। तो कंप्लीट यूनिट क्या है, क्वाड्रिलियन ऑफ ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। तो इसके अंदर आपको डेटा दे रखा है, तो ये आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आगे अपने ओवरव्यू पैराग्राफ रीड करते हैं। Overall the power generated from all the sources decreased। पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म यूज किया है, सही है। इन द गिवन टेन्योर, तो यहाँ पे टेन्योर वर्ड इररिलेवेंट हो गया। यहाँ पे आपका आना चाहिए गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम ड्यूरेशन और गिवन टाइम स्पैन, ऐसे कुछ वर्ड यूज कर सकते हो। टेन्योर इज नॉट करेक्ट वर्ड हियर। और फिर आपका यहाँ पे कोमा गलत हो गया, एक्सेप्ट जब भी लगाते हैं कि इसको छोड़कर, तो यहाँ पे कोमा बिफोर यहाँ पे नहीं आता। विच रिमेन्ड कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड, ये ठीक है कि इसको छोड़कर जो कि यहाँ पे कांस्टेंट रहा थ्रू आउट द टाइम पीरियड। मोर ओवर द मैक्सिमम एनर्जी वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, ठीक है, अच्छा लिखा है। उसके बाद अपने चलते हैं नेक्स्ट अपने बॉडी पैराग्राफ चेक करते हैं। टू बिगिन विद कनेक्टर सही यूज किया है। The total amount of energy produced in the year 1990 was 7 quadrillion। देखो यहाँ तक ठीक है according to grammar। अगेन यहाँ पे एक मिस्टेक है कि कंप्लीट यूनिट के साथ लिखा जाए। अगर शुरू में आपने यूनिट सही लिख दी तो बाद में 7 यूनिट्स करके भी लिख सकते हो, अकेला पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रो के अंदर ये यूनिट क्लियर कर दो। विच शोड, जिसने शो किया, अ स्टडी डिक्रीज, एक स्टडी डिक्रीज शो किया टू 4 क्वाड्रिलियन अंटिल 1990।
तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट यहां तक किसने डेटा एक्सप्लेन किया है। देन अब इसके बाद लिखा है देन, देन के बाद एक कॉमा आता है कनेक्टर जब भी देन यूज करते हो। देन इट रिमेन्ड स्टेबल, उसके बाद ये स्टेबल, एग्जैक्टली स्टेबल नहीं लिखना रहा, यहाँ पे लिखना है कि ऑलमोस्ट स्टेबल, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है यहाँ पे अगर अपने देखें तो ऑलमोस्ट स्टेबल कह सकते हैं फॉर नेक्स्ट 3 years एंड अगेन डिक्रीज्ड ग्रेजुअली टू 3 quadrillion इन द रिमेनिंग टेन्योर। तो अगेन ये मिस्टेक रिपीट करी है यहाँ पे, तो ये डेटा सही है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 में बच्चे ने क्या लिखा है। फर्दर मोर द पावर जनरेटेड बाय कोल इन द ईयर 1990 वाज 5.5 क्वाड्रिलियन। तो ये कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है दैट इज 5.5 क्वाड्रिलियन। उसके बाद यहाँ पे विच यूज करने के लिए बिफोर एक कॉमा पुट कर लेंगे, विच डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द नेक्स्ट 1.5 डिकेड टू 2 क्वाड्रिलियन। ठीक है आपकी इंफॉर्मेशन। इन एडिशन hydro and solar produced very less amount of energy। so ये आपका जो सेंटेंस है according to grammar this is not accurate। तो यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता था कि very less amount of energy was produced using hydro and solar। तो यहाँ पे ये आपका wrong हो गया। यहाँ से ठीक है as compared to coal, again यहाँ पे कॉमा आएगा which was 1 quadrillion। तो दिस इज नॉट द एक्यूरेट, ये टोटल थ्रू आउट 1 क्वाड्रिलियन नहीं है, स्टार्टिंग में है सिर्फ। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रो रिमेन्ड स्टेबल। तो हाइड्रो के थ्रू जो एनर्जी थी वो स्टेबल रही थ्रू आउट द टाइम स्पैन, हालांकि लेकिन एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सोलर डिक्रीज्ड विद टाइम। तो ये सोलर का जो एनर्जी प्रोडक्शन था वो टाइम के साथ डिक्रीज हो गया। द डिक्रीमेंट वाज मार्जिनल। तो एज कंपेयर टू अदर्स ये जो डिक्रीमेंट है कोई ज्यादा नहीं है, मार्जिनल है, थोड़ा है, ठीक है। इट डिक्लाइंड स्लोली फ्रॉम क्वाड्रिलियन 1 क्वाड्रिलियन टू 0.1 क्वाड्रिलियन बिटवीन 1990 एंड 2005। बाकी ठीक है। तो अगर अपने यहाँ पे ग्रामर एक्यूरेसी की बात करें दिस इज नॉट अप टू द मार्क, ग्रामेटिकल मिस्टेक आई है बच्चे की। सेंटेंसेस का वेरिएशन कम मिला है तो ग्रामर के अंदर स्कोर कम आएगा इस वजह से। इंफॉर्मेशन आपकी प्रॉपर नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो ओवरऑल इस बच्चे का जो स्कोर है एक्सपेक्टेड होगा बच्चे के लिए 6.5 to 7, लेकिन एग्जैक्टली जो आउट ऑफ 9 अगर अपने बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस टास्क बच्चे को 6 बैंड स्कोर मिलेगा एज पर माई एक्सपीरियंस। तो आप भी इसमें सजेस्ट कर सकते हो कुछ कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है या क्या इसके अंदर कमियां हैं। तो ये आपका स्कोर इस तरह से आता है, आपको लगता है कि हम सही लिख रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम छोड़ जाते हैं, तो जिनकी वजह से स्कोर आपका कम रह जाता है। सो इन चीजों के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।